ओके, तो यस, तो लास्ट क्लास में हमने पोलर फॉर्म में क्या पढ़े थे बेटे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गैंड प्लेन में लोकेट कैसे करें। हाँ यस, तो बेटे लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गैंड प्लेन में कैसे लोकेट करते हैं वो सीखे थे। और आर्गैंड प्लेन में जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो सीखे थे। अगर आर्गैंड प्लेन में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है तो वो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो भी सीखे थे। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सीखे थे। तो वहीं से शुरू करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आर सीखे थे, वो मैं बोर्ड में बस खाली डेफिनेशन फिर से बताऊंगा, फिर उसके बाद आज हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। तो बेटा हमने क्या पढ़े थे कि मॉड्यूलस के बारे में कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव मानो, लेट तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका आर्गैंड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। मानो इधर आपका एक्स है और इधर आपका वाई है, और मैं जानबूझकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हूँ क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 दिया, आप कोई भी ले सकते हो। तो ये जो पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज वाई, ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड है, या फिर आप बोल सकते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का घर ये पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट। और ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, और पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा, ये भी हम पढ़ सकते हैं। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट में लोकेटेड है, अगर वो पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ दिया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, सपोज ये ओ ओरिजिन और ये पी पॉइंट, ये जो ओपी जो लाइन सेगमेंट बना उसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दैट ओपी, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जी। ये हमने प्रूव करके लास्ट क्लास में दिखाए थे कि कैसे हुआ कि दिस इज, ये लेंथ होगा x, ये लेंथ होगा y, तो ये लेंथ क्या होगा पाइथागोरस रूल के हिसाब से रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z निकाल के हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन चलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल पूछेगा कि प्रूव दैट 2 + 3i and 3 and -3 - 2i are equidistant from the origin। अभी सवाल ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, वो बोल रहा है कि प्रूव करो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है। सवाल ये है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, ये आपको प्रूव करना है। अभी ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है इसका क्या मतलब है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, प्रूव करो कि बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हम काम कर लेते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का नेमिंग कर लेता हूँ सॉल्यूशन में। सपोज एक का नाम है Z1 2 + 3i, दूसरे का नाम है Z2 -3 - 2i। अभी अगर मैं जानना चाहूँ Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालूंगा ना, Z1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 फ्रॉम द ओरिजिन, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 9 13 √13। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस जानना चाहूंगा, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, Z2 का मॉड निकालूंगा, वही होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज -2 का स्क्वायर का रूट ओवर। अभी -3 का स्क्वायर इज 9, -2 का स्क्वायर इज 4, रूट ओवर कितना आएगा बेटा, आएगा फर्स्ट। तो आप जैसे कि देख सकते हो Z1 एंड Z2 दोनों का मॉड्यूलस सेम आया है, इसका यही मतलब है कि Z1 एंड Z2 दोनों का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है।
तो प्रूव हो गया दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन. गेट माय पॉइंट सो फार? ओके. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you can take the screenshot. 1 second. Yes, take it. Done. Take it. Yes, sir. Done. Okay, आगे चलो. अब बेटे देखो, अब हम क्या पढ़े. ऑलरेडी हम एक चीज पढ़ चुके हैं जिसका बस एक मैं आपको नेमिंग करूंगा, बताऊंगा ये इसका नाम क्या है. बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होगा वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x होगा इसका रियल पार्ट, एंड वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y होगा इसका इमेजिनरी पार्ट. नो इधर y. तो मैं बोलूँगा x, y ये देखो बेटे ये का पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ही हैं. कोऑर्डिनेट इसीलिए है क्यों इसको कोऑर्डिनेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेटे ये इस पॉइंट का एड्रेस है. हाँ, ये x, y से हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ यहीं पर ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेटेड है. कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सपोज मैं आपको बोलूँगा देयर इज ए पॉइंट 1,2 ऑन इन आर्गैंड प्लेन. अब ये पॉइंट यूनिक है, अकेला एक ही एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 होगा. तो इसको हमें मतलब ये उसका एड्रेस है, यूनिक एड्रेस, तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं. तो x, y इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ z. इनको z का या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है. यू गेट माय पॉइंट सो फार? आगे चले बेटे. Yes, sir. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. डन. ओके, अब चलते हैं. अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में. अब बेटे वेरी केयरफुली मतलब सुनो, क्योंकि जब एंगल का बात आता है थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि एंगल में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है आपसे. तो वेरी केयरफुली लिसन करो, ठीक है. हाँ, दीज थिंग्स आर आउट ऑफ सिलेबस, दे आर नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम. बार होता रहो जो भी पढ़ा रहा हूँ. आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. पहले डेफिनेशन लिखते हैं. एनी एंगल फॉर्म्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ब्रैकेट में लिख देता हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. मतलब क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, डजंट मैटर, उसमें कोई पाबंदी नहीं है. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड an argument of the given complex number. अब समझते हैं वो क्या बोल रहा है. तो मैं एक एग्जाम्पल लेके ही समझा देता हूँ. ऊपर नहीं उठ रहे, 1 सेकेंड. हाँ यस, मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ. बेटे देखो ये मेरा y एक्सिस है, एक सेकेंड. यस, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, और ये आर्गैंड प्लेन है. अब बेटे मैंने आपको बता चुका हूँ, और जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ कि जब भी आप XY प्लेन में रोटेशन शुरू करोगे तो कहाँ से शुरू करोगे, किसको इनिशियल साइड मान के शुरू करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन शुरू करोगे, है ना. मैंने बताया था, याद है.
कि रोटेशन Yes, ऑलवेज sir. स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही इसी से ही हमेशा घूमना शुरू करोगे। अगर घूमोगे तो ये आपका इनिशियल जो भी एंगल आप घूमोगे उस एंगल का इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा। अब मानो ये जो प्लेन है, ये जो आर्गेंड प्लेन है, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किधर है? सपोज देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हियर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट। अब अगर मैं ये पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ, ये पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ तो ये जो लाइन बनता है, सपोज ये पॉइंट P है, तो ये जो लाइन OP है ना, ये जो लाइन OP है makes infinite number of angles with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखते हैं कैसे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो लाइन OP है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बना रहा है। चेक करते हैं कैसे। देखो ये एक एंगल बना रहा है, देख लो OP लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रहा है, राइट? हेलो, गेट इट? ये एक एंगल बना रहा है और ये एंगल Yes, sir. और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज में ये OP Yes, जो लाइन है वो एक्स के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल बनाया। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में ये भी तो एंगल बनाता है, क्योंकि एंगल क्या होता है बेटे? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन में कोई पाबंदी नहीं, आप लाख बार भी रोटेट करके आओ, जहां पर आप रुक जाओगे वो होगा आपका टर्मिनल साइड। जहां पर आपका रोटेशन टर्मिनेट होगा, एंड होगा, वो साइड होगा टर्मिनल साइड। और जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन किए हो उसी को बोलते हैं एंगल। तो अभी अगर मैं रोटेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करके ऐसे कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद OP तक पहुंचता हूं, तो वही मेरा OP टर्मिनल साइड है और वही मेरा OX इनिशियल साइड है, बस एंगल बदल गया। मतलब अब मेरा OP OX के साथ ये एंगल बना रहा है। वेल, मेरा OP OX के साथ ये एंगल भी तो बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। ये एंगल भी तो बना रहा है। अब यू कैन इमेजिन माई लाइन OP कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज में भी वही कर सकता है वो। अगर मैं क्लॉकवाइज में भी जाऊं, Sir. हाँ यस, Oh, infinite. There is finite rule. फाइनाइट कैसे हुआ? मैं और भी घूम सकता हूँ ना, मैं और भी घूम Yes, सकता sir. हूँ, मेरा There will be मर्जी। limited. लिमिटेड कैसे हुआ? घूमने का लिमिटेशन क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँगा कि सुंदरे को, मैं अगर बोलूँगा बेटे तू घूमता रहे जिंदगी भर घूमता रहे, अभी सुंदरे इंसान है, वो टपक जाएगा किस टाइम पे। लेकिन घूमने का कोई मतलब लिमिट क्यों है? आपका मर्जी, आप जितने बार घूम सकते हो, आपका मर्जी, आप 1 बिलियन टाइम्स रोटेट कर सकते हो। मेरा मर्जी, मैं ये अभी 3-4 बार घुमाया, अभी मैं घुमाते रहा हूँ, मैं मरते दम तक घुमाते सकता हूँ बेटे। कितना बड़ा एंगल बनेगा, समझ में आ रहा है ना बेटे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स यू Yes, कैन मेक। as xy हाँ यस, cannot be net or angle cannot be met. क्या बोल रहा है? क्या बोल, फिर से बोल। सर x और y को हम जितना भी चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, y एक्सिस को। ओहो, साई तुम्हारा Angle ये भी डाउट वैसे है? ही बढ़ता। अच्छा साई तुम्हारा ये डाउट है? हाँ तेरी का। अरे देखो, Yes. अरे ना अरे ये रे है, ये कहाँ तक गया है? अब देखो, अब एक बात सुनो। हंसी का बात ये है, आप शायद ये सोच रहे हो कि इसका कुछ मायने है कि ये आके मैं इधर रुक गया, इधर। अरे नहीं, वो तो मेरा जगह नहीं है, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं उसी के ऊपर घूम सकता हूँ। मेरा जगह नहीं है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे आके घूम के यहाँ पर पहुँच गया, अब मैं फिर से वही आके मैं वही आके यहीं पर पहुँचा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब आपका मर्जी, आप ऐसे करो। मैं आके घूम के ऐसे पहुँचा, फिर आके घूम के ऐसे पहुँचा, फिर आके घूम के ऐसे पहुँचा। अरे बेटे उसी के ऊपर करो ना, आपका जगह ख़त्म नहीं होगा। अरे गेडी,
अरे Yes, sir. Yes, sir. सही, गॉट इट। Yes. ओके, आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, और कितनों का डाउट और क्या है इसमें, इसी रिलेटेड और कोई डाउट है? एनीबॉडी? ओके, ठीक है। No, sir. हाँ, अच्छा, तो अब आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज में भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाएगा। सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आई वाई। अभी आप कितने बार घूम सकते हो? चलो मैं साई एक ही जगह घूमता हूँ, ठीक है। चलो एक देखो इधर, सॉरी, घूमना कहाँ से शुरू करोगे बेटे? इनिशियल साइड। सॉरी, इनिशियल साइड कौन है बेटे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप ऐसे घूम के ऐसे पहुँचे, ये एक एंगल बना, राइट? ये एक एंगल बना, क्लॉकवाइज में बना, नेगेटिव एंगल, ये नेगेटिव एंगल है। हाँ बेटे, और एक बार घूम के फिर से आके वहीं पर पहुँचे, राइट? और एक बार और एक एंगल हुआ, गॉट इट? और एक बार घूम के, Yes. हाँ, तो ऐसे यू कैन इन्फाइनाइट, यू Sir, कैन, but it is making यस, same angle over there. नहीं, सेम एंगल नहीं। वेट, व्हाट इज एंगल? कैन एनीबडी टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एंगल? यस, व्हाट इज एंगल? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अरे बेटे, जैसे मास होता है ना, between the initial point and the हाँ, terminal. मास होता है ना मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, वैसे एंगल होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। देखो, आप जैसे सपोज एक जगह चावल डालते हो, 1 kg चावल, उसके ऊपर और भी चावल डाल दिए, सर और बढ़ गया, थोड़ा 2 kg हो गया, और बढ़ गया 3 kg हो गया। उसी तरह आप जैसे जैसे रोटेट करते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने पढ़ाया था ना ट्रिगोनोमेट्री में। देखो बेटे, सपोज आप 60 डिग्री ऐसे घूमे, क्लियरली सुनो, आप 60 डिग्री घूमे। अब अगर आप ऐसे घूम के ऐसे पहुंचे, तो आप थोड़ा ज़्यादा रोटेट किए, राइट? थोड़ा ज़्यादा रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, Yes, राइट? अब ये Yes, जो sir. एंगल बनेगा, कितना बनेगा बेटे? देखो, इधर से आप घूमना शुरू किए, 360 प्लस 60। अभी यहाँ तक आए कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, 360 हो गया, फिर और 60 डिग्री घूम गए, तो टोटल आप 420 डिग्री घूम गए। 420। हाँ, तो वहीं पर आके पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल सेम हो जाएगा। एंगल होता है Yes, sir. मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब अगर आप आप जितना ज़्यादा रोटेट करते जाओ, आपका एंगल उतना ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जितना ज़्यादा चावल डालते जाओ, उतना मास बढ़ता जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? सो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। कितना रोटेट किए हो उसको मेजर करने के लिए हम एंगल लिखते हैं। एंगल का बस एक ही कारण होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन निकालने के लिए, ठीक है? कितना रोटेट किया गया है, उसी को बोलते हैं एंगल। एनीबडी हैज एनी डाउट सो फार इन दिस? No, sir. ओके No, sir. ओके, तो फिर आप देख सकते हो यही लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बना सकता है। जितने बार आप रोटेट करोगे, एक एक एंगल बनता जाएगा। आप जितने बार रोटेट करके इधर ही आके पहुंच जाओगे, रुक जाओगे, एक एंगल बनता जाएगा, एक एंगल बनता जाएगा, एक एंगल बनता जाएगा। तो you can imagine that this line can make infinite angles with positive x-axis in a clockwise or anti-clockwise direction. और this line makes angle, मतलब this complex number makes infinite number of angles with the positive x-axis in clockwise or anti-clockwise direction. मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि the line connecting origin with the complex number makes infinite number of angles with the positive x-axis। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि द कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये लाइन के बारे में सर बात कर रहे हैं। ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ता हुआ लाइन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाता है। आई थिंक यू गॉट इट राइट, क्लियर? Yes. And all these angles are called arguments of the complex number. Argument is what? Now, let me show you the definition. That any of the, what is the definition? Where is the definition of argument? Any angle, any angle formed by a complex number, और formed by a complex number का मतलब क्या है?
कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन को जो जोड़ता हुआ लाइन, वो एनी एंगल फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एंगल जो बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो ऐसे करके इसका मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट। सो आर्गुमेंट क्या Yes. होता है? आर्गुमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। फिर से बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो हमें बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाता है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ arguments for each complex number, और कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट बनाता है। अच्छा, अब हम एक बात जरा सोचते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्गुमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ, बेटे इतनों तक समझ को सबको समझ गया? Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ argument and modulus of a complex number, significance of argument and modulus of a complex number together ब्रैकेट में यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब देखेंगे कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या इंपोर्टेंस कैरी करते हैं। आर्गेंड प्लेन में हम क्यों इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो आप मॉडुलस के बारे में बस जान लिए कि मॉडुलस ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देता है, और आर्गुमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, राइट। अब ये दोनों मिलकर हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, ये दोनों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं। लेट मी टेल यू, टुगेदर दे गिव अस, टुगेदर आर्गुमेंट एंड मॉडुलस of a complex number give us its unique address, इस यूनिक एड्रेस। अब जरा देखो बेटे, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट देख के ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन निकाल देते थे आर्गेंड प्लेन में, कि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है तो वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वही होगा। तो पॉइंट लोकेट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से, वाला देयर इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब हम देखेंगे कि आर्गुमेंट एंड मॉडुलस से कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस हम निकाल सकते हैं बिना उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जाने। बस हमें उसका आर्गुमेंट एंड मॉडुलस पता है और कुछ नहीं पता है, नथिंग एल्स इज नोन। उसका रियल पार्ट आई डोंट नो, उसका इमेजिनरी पार्ट आई डोंट नो एनीथिंग, आई ओनली नो इट्स मॉडुलस आर and one of its arguments because it has infinite number of arguments. I know one of its arguments, let's say theta is one of its arguments. अब हम देखेंगे ये दोनों मिलके कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक एड्रेस देते हैं। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल ले जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं आपको बोलूँगा, सपोज मैं ओझा को बोला कि ओझा मुझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंड प्लेन में लोकेट करके दिखा जिसका आर या फिर मॉड जेड आर होता है क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 एंड मैं उसका एक आर्गूमेंट भी उसको बता दिया, आर्गूमेंट इज 30 डिग्री। इन्फिनिटी नंबर ऑफ आर्गूमेंट में से कोई एक आर्गूमेंट बता दिया 30 डिग्री। अब ओझा तू मुझे बता ये कॉम्प्लेक्स नंबर किधर है आर्गेंड प्लेन में, बता दिखा के बता। तो देखो बेटा ओझा कैसे बताएगा, कैसे ओझा बिना रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जाने ही कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन बता देगा इन्हीं दोनों से। पहले तो ओझा क्या करेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल घूमेगा, 30 डिग्री एंगल घूमेगा, ऐसे 30 डिग्री एंगल
घूमकर यहाँ पर पहुँच गया, ये रे हो गया टर्मिनल साइड। अब ओझा क्या करेगा, इसी रे पर ओरिजिन से 5 यूनिट का एक लेंथ कट करेगा। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो जिधर कट हो गया उधर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दैट्स इट। वही तो होता है ना उसका यूनिक, उसका मॉडुलस एंड 30 डिग्री। अब आप बताओगे सर यूनिक एड्रेस कैसे हुआ? सिर्फ इतना ही सर, हाँ यस, सिर्फ इतना ही करना है सर। बस इतने से ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस मिल सर जाएगा। थोड़ा और एक बार बताते कि सर 5 सेंटीमीटर। हाँ 5 सेंटीमीटर दिया होगा तो 5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर दिया होगा तो मिलीमीटर। वो तो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके कैसे कौन सा स्केल में आप सर ग्राफ थोड़ा करेंगे। एक और बार समझा देंगे। एक और बात, ओके ओके ओके, लिसन, ठीक है, ओके। अब बेटे कोई एब्सेंट माइंडेड नहीं होना, मुझे लगता था एक बार समझ जाओगे। ओके ठीक है, चलो। तो ओझा को बोला गया कि सर तो तू क्या कर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर। अच्छा, ओझा पहले क्या करेगा, ओझा देखेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है 30 डिग्री। आर्गूमेंट मतलब इसका इन्फानाइट आर्गूमेंट में से कोई एक आर्गूमेंट है 30 डिग्री दे गया है। अब आर्गूमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आर्गूमेंट, राइट? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ओझा क्या करेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल रोटेट करेगा, क्योंकि आर्गूमेंट 30 डिग्री कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ओझा 30 डिग्री एंगल घूमेगा, घूमकर यहाँ पर पहुँच गया है। मतलब आप ओझा का जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसी लाइन के ऊपर कहीं पर होगा ना, इसी लाइन के ऊपर कहीं पर होगा। अरे इसी लाइन के ऊपर कहीं पर तो होगा, तभी तो उसका Yes. आर्गूमेंट 30 डिग्री आया। Yes, sir. ये लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक लो तो उसका आर्गूमेंट 30 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो ये लाइन पर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लो या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लो या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लो या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लो, सबका आर्गूमेंट ही वही 30 डिग्री है, क्योंकि सब देखो ये वही 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वही 30 डिग्री, तो सबका। लेकिन मैंने ओझा को बस आर्गूमेंट नहीं दिया हूँ, उसके साथ साथ मैं उसको और एक चीज़ भी दिया हूँ। वो क्या है बेटे? वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस किसका होता है? अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ जोड़ दो तो जो लाइन होता है वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस। मेरा बात समझ लो बेटे? तो हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो कॉम्प्लेक्स तो ओझा क्या करेगा बेटे? 5 यूनिट का एक कट करेगा इसमें। सपोज उसको डिस्टेंस में दिया हूँ 5, तो 5 का कट करेगा, राइट? इधर इधर कट कर दिया, तो ये हो गया लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। जाहिर सी बात है ना बेटे, उसका आर्गूमेंट उसका देखो बेटे, सब सही है ना? देख लो उसका Yes, sir. उसका मॉडुलस इज 5। अरे मॉडुलस क्या होता है बेटे? जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये होता है ना उसका मॉडुलस। दिस इज 5, उसका मैं दे रखा हूँ उसका। Yes. और आर्गुमेंट क्या होता है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से जो एंगल बनाता है वही तो इसी तरह आप बस आर एंड थीटा से कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेट कर सकते हो। अच्छा प्लीज़ फ्रीली बताओ कितनों को समझ में नहीं आया? अच्छा कितनों को आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अरे मांगू किधर गया? मांगू तेरे को समझ में नहीं आया क्या? देबू समझ में नहीं आया क्या? हेलो, नो सर, नहीं समझ में नहीं आया? नहीं सर, आगे सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया समझ में। अरे वो Yes, sir. देबू अभी बोल रहा था नहीं आया, क्यों नहीं आया देबू? सर मैं यस बोला। नहीं सच में तो बोलो, कोई भी शंका है क्या? इसमें तो कोई शंका ना चाहिए, बहुत इजी चीज है इसमें क्या डाउट होना चाहिए? नो सर, इसमें इजी क्या चीज डाउट? है। No, हाँ, sir. हाँ, बस No, sir. No doubt. बस। अब तो आपको पता चला कि आर एंड थीटा से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मुझे उसका मॉडुलस एंड उसका आर्गुमेंट पता है तो मैं उसको लोकेट कर सकता हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बस आर आपको दे दिया हूँ तो क्या उससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि मानो मैं आपको दिया हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर इज इक्वल टू 5, तो आप कैसे लोकेट करोगे? सर देखो एंगल चाहिए सर। एंगल से क्यों, देखो बेटा, अगर मैं बोला हूँ कि उसका आर इज इक्वल टू 5 मतलब उसका मॉडुलस इज 5, मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 5, तो बेटे एक बात जरा सोचो बेटे, एक सर्कल बनाओ बेटे 5 रेडियस का, ओरिजिन को सेंटर बना के, ओरिजिन को सेंटर बना के ये जो सर्कल बनाया ना बेटे, ये सर्कल के ऊपर, और सपोज इसका रेडियस इज, ये जो सर्कल मैंने बनाया, सपोज इस सर्कल का रेडियस इज 5, ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, मानो ये आर्गेंड प्लेन है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होगा, राइट? यस सर। यस सर। और इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, सबका ओरिजिन से डिस्टेंस 5, और सब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, राइट? सब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर जिनका आर इज इक्वल टू 5, तो कैसे कौन किस पर्टिकुलर लोकेट करोगे? अच्छा, अगर मैं आपको थीटा बता दिया तब भी कैसे लोकेट करोगे? अगर मैं आपको थीटा बता दिया बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री है मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इधर से आप 30 डिग्री घूमे, लेकिन इसके ऊपर तो जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो सबका आर्गुमेंट 30 डिग्री, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इन्फिनाइट पॉइंट, ये भी तो 30 डिग्री बना रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये भी 30 डिग्री बना रहा है, सबका आर्गुमेंट, तो दो अकेले थीटा फिर अकेले आर से लोकेशन पता नहीं चला, 30 दोनों degree can be clockwise also. यस, ना ना ना, क्लॉकवाइज होता तो मैं -30 डिग्री देता, मैं थीटा Yes. 30 डिग्री दिया, अगर मैं थीटा -30 डिग्री देता तो आप क्लॉकवाइज में 30 डिग्री रोटेट करते, -30 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज में 30 डिग्री रोटेशन, +30 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री रोटेशन। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये होता है +30 डिग्री और ये होता है -30 डिग्री। माइनस क्यों? बस डायरेक्शन के लिए, तो क्लॉकवाइज। बस समझ में आ गया, आई होप। ओके ओके ठीक है, बस इसके Yes, ऊपर sir. और मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, आई होप यू गेट इट। ये उसका यूनिक एड्रेस देते हैं, ओके। तो बस, तो अभी लिखेंगे कि लेट, अच्छा एक सेकेंड, किधर गया भाई ये? अब तो लगता है, देख देना कुछ। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कोई बना सकता है r इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री को लेके मुझे कोई मतलब एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन दे सकता है क्या? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो सर। No, sir. अगर कोई दे सकता है बताओ, आगे आओ कि सर मैं r इज इक्वल टू 5 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री को लेके दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस दे दूंगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा दूंगा आपको। कोई है यहाँ पे से डाउट है किसी को? नहीं है, राइट? यूनिक। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो अब लिखेंगे कि लेट पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर इज इक्वल टू मॉड जेड, आर है उसका मॉडुलो जेड, थीटा बी वन ऑफ इट्स arguments, then within bracket r कॉमा थीटा, जैसे बेटे वहाँ पर ब्रैकेट में x कॉमा y लिखते हैं ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x कॉमा y, उसी तरह r कॉमा थीटा इज कॉल्ड, अरे समझ रहे हो, पोलर Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटे? आप ऐसा सोच लो, कोई भी पॉइंट का एड्रेस 2D में बेटे हर पॉइंट का एड्रेस निकालने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होता है, 3D में 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होता है हर पॉइंट का एड्रेस निकालने के। जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा, 2D में हमेशा 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है। जैसे
रेक्टेंगुलर में देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए दो एक्स वाई दोनों की जरूरत पड़ा। अगर आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दे दूं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो निकाल दोगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? अरे वाई कोऑर्डिनेट की भी तो जरूरत है ना, राइट? Yes, sir. उसी तरह आर थीटा दोनों जरूरत है कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस निकालने के लिए। तो हम ब्रैकेट में आर कमा थीटा ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये ऑर्डर में लिखोगे, ऑर्डर में थीटा आर नहीं, आर कमा थीटा ही आपको लिखना होगा, राइट? ये होता है उसका पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर गाइस? हाँ, यस सर, जैसे मॉड्यूलस और आर्गुमेंट से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल सकते हैं सर, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकाल सकते हैं? अब एक तो मॉड्यूलस निकाल चुके हो ना, मॉड जेड निकाल चुके हो ना, आर्गुमेंट निकालना भी सिखाएंगे, आर्गुमेंट निकालना आपको सीखना है, वो भी सिखाऊंगा। फिलहाल ये कंप्लीट गाइस, पोलर कोऑर्डिनेट। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज गाइस डू नॉट डिसअपॉइंट मी। आप अगर इधर कोई डाउट रहेगा इधर ही पूछ लोगे और दिमाग पूरा ओपन करके समझोगे, ठीक है ना? पूरा मैं आपको फुल चांस दे रहा हूँ, सारे चीज़ें जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है वो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सामने कोई भी मत छुपाना। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, done. ओके, टेक इट। डन? Done, sir. ओके, टेक इट। डन? Yes, sir. Done, sir. टेक इट। Yes, sir. क्लास नोट में इस सबको नहीं लिख रहे हो तो क्लास नोट में नहीं लिखना है सबको। No, sir. No, sir. हाँ, नो सर, नो सर। No, sir. No, sir. हाँ, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, 1 मार्क भी नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, इनफैक्ट एग्जाम के पहले 1 महीना ये सब नहीं पढ़ोगे, सिर्फ सिलेबस का पढ़ोगे, तक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। ये सब नहीं पढ़ना है उस टाइम में, पहले पढ़ना है। ओके, अब मैं आपको बेटे आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है वो सिखाएंगे। फिलहाल बेटे एक मुझे बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर का देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है। अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है तो मैं अगर पूछूंगा अरे सुंदरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या है, वो एक बताएगा। रोनक को पूछूंगा रोनक क्या है, वो एक बताएगा। उसको पूछूंगा वो क्या है, वो एक बताएगा उसको। तो इतने सारे आर्गुमेंट लेके कंफ्यूजन होता है, तो मैं वो सारे आर्गुमेंट में से एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट को सिलेक्ट करेंगे और हर बार यूज करेंगे, और उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसे मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाते वक्त समझाया था कि जैसे एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको पूछे अरे सॉल्यूशन क्या है, वो बताएगा, अरे ये बताए, तो क्या करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझते हैं, और जनरलाइज करने के लिए जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी जनरल चीज़ पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप जान लो कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट क्या है बेटे? एंगल जो पॉजिटिव एक्सिस से बनाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन ये सारे आर्गुमेंट तो हम यूज नहीं कर सकते, तो इनमें से बस एक ही आर्गुमेंट को हम यूज करेंगे, और उस आर्गुमेंट को नाम देंगे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay. Yes, sir. So out of the infinite number of arguments, the argument है अकेला, ये बस एक ही आर्गुमेंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं, एक ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, एक ही बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक ही होता है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक ही यूनिक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, दी उसको ये करोगे, कोटेशन दोगे, दी आर्गुमेंट व्हिच लाइज इन द रेंज -π to π, -π में ओपन ब्रैकेट और पाई में क्लोज ब्रैकेट, that is -π less than theta less than or equal to π is called principal argument.
अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। तो क्या बोल रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्गुमेंट होते हैं और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट में से द आर्गुमेंट व्हिच, एक ही बस आर्गुमेंट होता है, व्हिच लाइज इन दिस रेंज दैट इज -π लेस दैन थीटा लेस दैन और इक्वल टू पाई। मतलब -π रेडियन, जब मैं खाली -π लिखा बेटे तो -π रेडियन, रियल नंबर और रेडियन सेम होते हैं, याद है ना बेटे? हाँ यस सर। Yes, sir. बस। Yes, sir. तो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट में से जो आर्गुमेंट -π से बड़ा होगा एंड पाई के साथ इक्वल हो सकता है, चलेगा, या फिर पाई से छोटा होगा, उस आर्गुमेंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अभी एग्जाम्पल देके समझेंगे, डायग्राम देके। फिर से बता रहा हूँ, जो आर्गुमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल है, जो एंगल का वैल्यू -π से बड़ा है, पाई या फिर पाई से छोटा है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग डायग्राम्स। हेलो, गेट इट? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फिलहाल इसको समझने से पहले ये -π पाई किधर होते हैं याद दिला देता हूँ बस, ताकि भूल ना जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले बेटे आप याद रखो, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव एंगल क्रिएट होगा। तो मानो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो इधर से 0 रेडियन शुरू होगा, 0 रेडियन, एंटी क्लॉकवाइज में इधर 90 डिग्री मैग्नीट्यूड एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसीलिए +π/2 रेडियन या फिर खाली π/2 रेडियन। इधर आगे पहुंचा, टोटल एक पाई रेडियन क्रिएट हुआ, राइट? एंटी मैग्नीट्यूड इज पाई एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए साइन भी उसका प्लस। अब देखो बेटे, अगर मैं 0 रेडियन से शुरू करूंगा, 0 रेडियन मतलब बेटे घूमे ही नहीं हो, 0 रेडियन मतलब घूमे ही नहीं हो, आपका टर्मिनल साइड वही इनिशियल साइड के ऊपर है, मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की होगा। आप अगर गाड़ी में घूमोगे, गाड़ी घुमाना शुरू ही नहीं किया हो, इंजन स्टार्ट नहीं किया हो, गॉट इट? ओके। अब अगर आप क्लॉकवाइज में घूमते हो, इधर आके -π/2 रेडियन। यस, जरा बेटे इमेजिन करो कि आपका रोटेशन का मैग्नीट्यूड इज π/2, लेकिन रोटेशन का डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, इसीलिए मैं बोलूंगा the angle that is formed here is -π/2 because I have rotated clockwise। और जब और एक बार इधर आके रोटेट करके पहुंच जाऊंगा, मैग्नीट्यूड इज पाई बट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, इसलिए इधर जो एंगल होगा -π। तो एंटी क्लॉकवाइज में आए तो इधर π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2 ऐसे चलता जाएगा। अगर क्लॉकवाइज में आए, कैसे गाड़ी चलेगा देखो, 0 -π/2 -π, इधर होगा -3π/2, इधर होगा -2π, इधर होगा, सब उलट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटे? अरे गेडी, Yes, sir. यू कैन फील इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इसको लोकेट करो, ठीक है। अब अगर हम इसको एंगल में समझ गए, एंगल में हमारा कॉन्सेप्ट, अच्छा ये मेरा डायग्राम का इरेज नहीं करना चाहिए था, राइट? अच्छा कोई नहीं, उसका स्मॉल डायग्राम बनाता हूँ बस। हेलो एवरीबॉडी, अरे आर यू हैविंग फन लर्निंग दिस और आर यू गेटिंग Yes, sir. बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इजी लग रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटे देखो, हाँ, तो मैं बस डायग्राम बनाता हूँ। 0 इधर रहता है π/2, इधर होता है पाई, ये होता है आपका ऐसे रोटेशन, और अगर क्लॉकवाइज में आए इधर -π/2 और इधर -π। अच्छा, अगर रियल नंबर में अगर सोचे तो आप ऐसा सोचो, रियल नंबर लाइन में अगर सोचे, अगर मैं एक रियल नंबर लाइन बना के आपको सोचने पे मजबूर करूँ, तो बेटे देखो, मैं बोला था ना बेटे, एंगल इन रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम। तो मैं जो रेडियन वाले एंगल को रियल नंबर लाइन में भी दिखा सकता हूँ ना बेटे, बिकॉज दे आर द सेम। अरे रियल नंबर Yes, एंड sir. रेडियन आर द सेम, सो मैं रेडियन वाले एंगल को रियल नंबर लाइन में क्यों नहीं दिखा सकता? दे आर द सेम। बस, तो 0 रेडियन का मतलब है रियल नंबर 0। सपोज रियल नंबर 0 इधर है,
पाई रेडियन मतलब आप सोच सकते हो कि रियल नंबर में पाई, और पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14, किधर इधर होगा सपोज, अरे मेरे बात समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेटली, हाँ, Yes, sir. पाई इधर, और माइनस पाई इधर कहीं पर होगा, नेगेटिव, अरे गेट इट, Yes, sir. ये सब रेडियन का चक्कर है, और रेडियन को रियल नंबर के लाइन में आप दिखा सकते हो। तो मतलब आपका जो, अगर रियल नंबर लाइन में मैं दिखाऊं तो आपका एंगल माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए, पाई माइनस पाई एंड पाई के अंदर रहना चाहिए, माइनस पाई नहीं होना चाहिए। माइनस पाई अगर किसी का एक आर्गूमेंट है तो उसको आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी का आर्गूमेंट पाई है तो हाँ, उसको आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल सकते हो। तो आप ऐसा समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट अगर इसी रेंज में कोई रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और ये इसी रेंज में बस उसका अकेला एक ही बस आर्गूमेंट रहेगा और उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई होप यू गेट इट राइट, कोई भी एंगल अगर इसी में रहा तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू डायग्राम्स। पहले मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला दिखाता हूँ, जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप मुझे बोलोगे, आप खुद बोल दोगे कि सर इसका वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा और इसका आर्गुमेंट नहीं होगा। सपोज मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और मैं बेटे इसको जोड़ता हूँ और मैं आपको कुछ एंगल दिखाता हूँ, इसका कुछ आर्गुमेंट दिखाता हूँ, और आप मुझे बोलोगे ये सारे आर्गुमेंट में से कौन सा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। पहले तो आइडिया रखो, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट में से जो आर्गुमेंट का वैल्यू माइनस पाई से पाई के अंदर होगा, पाई होगा तो चलेगा, पाई को भी अगर किसी का आर्गुमेंट पाई है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर किसी का आर्गुमेंट माइनस पाई उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी और को एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो यहाँ तक क्लियर? बस यस सर। अब मैं इसका कुछ आर्गुमेंट बनाता हूँ। बेटा आर्गुमेंट क्या होता है? जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, राइट? ओके, ये क्या बनाया? अरे बेटे एक आर्गुमेंट होगा ना उसका बेटे? यस सर। हाँ, अनु इसका नाम है थीटा दिया, राइट? अच्छा, और एक आर्गुमेंट बनाता हूँ, हाँ, ये आर्गुमेंट बनाता हूँ, थीटा 1 इसका नाम था। अच्छा बेटे अब इमेजिन कर, तो और भी थीटा 2 थीटा 3 में जा सकता हूँ, क्लॉकवाइज में भी एक बनाता हूँ, आपको दिल को तसल्ली हो जाएगा। सपोज ये माइनस थीटा 2 से एंगल बना दो। अच्छा, ये जो 3 एंगल मैंने बनाया, तीनों के तीनों उसका आर्गुमेंट है, राइट? क्योंकि ये तीनों एंगल वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, क्लियर? लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था, एक ही बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता, एक ही, जीरो माइनस पाई से पाई के बीच में बस एक ही, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक ही। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? देख लो बेटा, थीटा, राइट? थीटा, यस सर। थीटा, बिकॉज दिस इज द एक्यूट एंगल। अरे बेटा एक्यूट एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर रहता है, राइट? तो एक्यूट एंगल अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर रहता है तो माइनस 180 डिग्री से प्लस 180 डिग्री के अंदर भी तो रहेगा ना? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो एक्यूट एंगल ये बना है इसके साथ, उसको मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। मतलब ये जेड का जो इतना सारा आर्गुमेंट बना रहा है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट, उनमें से बस एक ही, अकेला एक ही, ये बस, ये ही बस, अकेला यही है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? क्यों है प्रिंसिपल आर्गुमेंट? कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ऑब्वियसली। यस सर। हाँ, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट वाले का एंगल देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट वाले, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अभी इधर है, एक सेकेंड, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी इधर है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं उसको ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ बेटे। अब मैं उसका कुछ आर्गुमेंट बनाऊंगा। बेटे ये एक आर्गुमेंट होगा, पॉजिटिव एक्सिस बना रहा है, राइट? लेट्स कॉल इट थीटा, लेट्स कॉल इट थीटा। अच्छा, और एक आर्गुमेंट उसका बनाता हूँ, ऐसे घूम के आके, मतलब एक कंप्लीट, ये भी एक एंगल बना, एक आर्गुमेंट है थीटा 1, मैं इसका नाम देता हूँ।
क्लॉकवाइज में भी आप जा सकते हो, क्लॉकवाइज में भी अगर आप चाहो तो क्लॉकवाइज में ये एंगल बनाया थीटा 2 9 तो, लेकिन एक ही बस, हर कॉम्प्लेक्स एक ही बस, कौन है वो? थीटा थीटा, राइट? बिकॉज जरा यस, बिकॉज दिस एन ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर रहता है, राइट? ये देखो 0 से 180 डिग्री के अंदर रहेगा, तो जो 0 से 180 डिग्री के अंदर है तो माइनस 180 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर ही रहेगा ना? सॉरी Yes, sir. इसका इक्वल है ना? तो दैट इज व्हाई दिस इज इट्स प्रिंसिपल, ये थीटा है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अब मैं बनाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी बहुत कुछ समझ गए हो। अब सोच के बताना है, गलत मत बताना बेटे, पढ़ रहे तो हाँ यस। तो इधर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है और मैं इसको जोड़ दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पहले वेट करो, मैं पहले बना दूँ एंगल, फिर बताओगे। हाँ, याद रखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके, जो आर्गुमेंट माइनस पाई से बड़ा, माइनस 180 से 180 का अंदर लगेगा, हाँ उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, राइट? बस बाकी सारे फालतू आर्गुमेंट, ये बस हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, बाकी सारे फालतू के आर्गुमेंट। चलो ऐसे सोच लो, बस मैं उसका एक आर्गुमेंट ये बना रहा हूँ। अच्छा, कौन मुझे बताएगा क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन सकता है? नो सर No, sir. नो सर ये No, 180 No, से- sir. ये 180 से बड़ा हो गया, राइट? इज मोर देन Yes, sir. अच्छा, जरा इसको देखो जरा, यस सर इट कैन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it can be. राइट? यू इमेजिन ये इधर 0 रेडियन, ऐसे आए माइनस पाई बाई 2 रेडियन, ऐसे आए माइनस पाई रेडियन, तो ये जो एंगल 0 रेडियन एंड माइनस पाई रेडियन के अंदर रह रहा है ना, 0 रेडियन माइनस पाई रेडियन के Yes. अंदर रह रहा है ना, ऑब्वियसली Yes, sir. ऑब्वियसली दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, अच्छा एवरीबॉडी गॉट इट, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब बताओ बेटे, तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है और मैं इसको जोड़ देता हूँ। बताओ क्या क्या ये उसका हो सकता है? क्या हो सकता है No, उसका? sir. No, sir. नहीं हो सकता, Clockwise राइट? वाला होगा. रिजेक्ट कर देंगे बस। सर No, मैथमेटिक्स sir. ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि बेटा देखो ये ऑब्वियसली, ये देखो बेटा ऑब्वियसली 0 रेडियन एंड माइनस पाई रेडियन के अंदर रह रहा है, मतलब Yes, sir. हमारा रेंज में आ गया, माइनस पाई से पाई के अंदर आ गया, तो बस ये तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट का पहला आइडिया तो आ गया, क्लियर? यस सर यस सर ओके, Yes, sir. सो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा देखो बहुत ग्रेजुअली आप बहुत कुछ समझ सीख गए हैं, ठीक है? अभी आगे चलते हैं। और जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करना चाहते हो, आप उसको दोबारा जाके घर में फिर से नोट्स को देख लेना और याद कर लेना। जो एंट्रेंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर स्पेशली जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप इस सब को इग्नोर करो, चलेगा। जेई के लिए प्रिपेयर अगर ना करके नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस, क्योंकि जेई में नीट में मैथ नहीं आता, आई थिंक सो, मैथ एग्जाम नहीं होता नीट में। टेक द स्क्रीनशॉट, डन? यस सर ओके, टेक इट, डन डन? सर ओके, यस टेक इट, डन? डन सर बस। अब बेटे आगे चले, गेम खेले और आगे गेम खेले बेटे। यस यस Yes, sir. हाँ, अरे गेम ही, Yes, sir. अरे गेम ही तो है। Yes, sir. मुझे तो बिल्कुल गेम लग रहा है, मुझे तो गेम लग रहा है तो देख रहे हैं ये बड़ा है छोटा है, उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, ये तो गेम है ना, और क्या है? मैथ मत समझो, Yes, गेम sir. समझो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बस। तो अब देखो बेटे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैंने अभी जैसे बोला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, उनमें से बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम यूज करेंगे, बाकी सब क्या होंगे बेटे? फालतू आर्गुमेंट। गॉट इट? ओके, सो अभी मैं Yes, sir. लिखता हूँ फ्रॉम नाउ ऑन मैं क्यों बोल रहा हूँ, यूजुअली लिख देता हूँ। यूजुअली व्हेन वी से argument of a complex number, we refer to its principal argument.
तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है। अब अगर मुझे उन सब में से बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात करना है, क्योंकि मैं बोला कि बाकी सारे फालतू आर्गुमेंट में इतने सारे आर्गुमेंट को लेकर आचार बनाऊंगा, एक ही आर्गुमेंट मुझे चाहिए, मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इतने सारे आर्गुमेंट में से डील नहीं करूँगा, बस एक आर्गुमेंट प्रिंसिपल। अब ये बार बार कौन बोलेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट? बस उसको हम खाली आर्गुमेंट जब बोलेंगे तो आप समझ रहे ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात किया जा रहा है। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। बस। एंड इधर से नया चीज कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर जिसको मैं खाली आर्गुमेंट बोल रहा हूं, खाली आर्गुमेंट मतलब आप समझोगे कि सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? इज डिनोटेड बाय थीटा और ARG Z, आर्गुमेंट ऑफ Z। Z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ARG Z मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z या फिर थीटा। गेट माई पॉइंट? क्लियर? ऐसे उसको डिनोट किया। Yes, sir. ये एक एंगल है। Yes, sir. तो ARG ऑफ Z क्या है बेटे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z। क्लियर? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Taken, Done? sir. Okay. Yes. Okay. Let me read it. Okay. Yes, sir. Now सवाल ये है how to get all the other। तेरी का मेरा हैंडराइटिंग क्यों बुरा हो रहा है पता नहीं। मैं जब स्पीड में जब ज़्यादा सोचता हूँ तो स्पीड में लिखता हूँ। हियर लिखा था, क्या लिखा था भाई? भूल गया। हियर Sir, how to get? हाँ, how to get all the other arguments from the principal argument या फिर थीटा। मतलब अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बस पता है और मुझे आके वो कोई बोला बेटे उसका और 4 आर्गुमेंट बता, उसका और 10 आर्गुमेंट बता, उसका और 100 आर्गुमेंट बता, उसका और 1 लाख आर्गुमेंट बता, तो मैं कैसे बताऊंगा? गेट माई पॉइंट? अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का बस सर हाँ यस हाँ सर अगर ऐसा बोलेगा तो हम 360 डिग्री प्लस थीटा कर देता। वेरी गुड। लेकिन एक बार क्यों, 10 बार भी करो। इट देखो बेटे, मेरा बात सुनो। हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। अब देखो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है Z, और आपको तो पता चल ही गया होगा कि इसका प्रिंसिपल अभी तो पढ़े थे, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही होगा, राइट? ये उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। Yes, sir. ठीक है। अब सवाल ये कि इसका बाकी के सारे आर्गुमेंट में कैसे निकालूं, ठीक है? अब चलो मैं आपको बस दिखाता हूँ, उसके बाद उसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे बाकी के आर्गुमेंट क्या होते हैं। देखो बेटे, सब आर्गुमेंट मतलब वो पॉजिटिव एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है। अभी पॉजिटिव एक्सेस के साथ जब एंगल बना रहा है तो आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके रोटेट करके इधर आके बैठो भी, वही ये भी एक एंगल बना रहा है जेड, वही ये भी एक एंगल बना रहा है, और ये एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटे? थीटा प्लस 2 पाई, राइट? देखो 2 पाई यहाँ से आते गए 2 पाई, फिर इधर और एक थीटा, एक कंप्लीट 2 पाई फिर थीटा, तो थीटा प्लस 2 पाई एंगल हो गया, राइट? हेलो Yes, sir. हाँ, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस बेटा, और एक बार घूम के आके इधर पहुंच गए। ये भी तो एक एंगल बना रहा है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये भी एंगल थीटा प्लस 4 पाई, राइट? ये एंगल अरे बना रहा है कि नहीं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव के साथ, राइट? Yes, sir. हाँ, ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज में जा सकता हूँ, जा कंटिन्यू कर सकता हूँ बेटे। ये भी तो बना रहा है थीटा प्लस 6 पाई, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभी एंटी में गए, अभी अंकल में जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज में जाते हैं तो अभी देखो इसको इधर जाता हूँ। अरे समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes. हाँ, तो मैं Yes, sir. हाँ, तो थीटा जो Theta plus n. यस थीटा जो मेरा उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट था, और बहुत सारे आर्गुमेंट मिल गए, राइट? क्या मिल गए?
ना थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस थीटा तो उसका था ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और मिल गया थीटा प्लस 2 पाई, और मिल गया थीटा प्लस 4 पाई, और मिल गया थीटा प्लस 6 पाई, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब क्लॉकवाइज में घूम के देखते हैं। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और ये उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है, राइट। अब क्लॉकवाइज में देख, क्लॉकवाइज में भी तो एंगल बना रहा है ना पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये एक एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस ये भी एंगल है। अब ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा बेटे? 2 पाई माइनस थीटा। अरे मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन एंगल क्या होगा? अरे क्लॉकवाइज में रोटेट किए ना, माइनस थीटा। हाँ, तो उल्टा देने से थीटा माइनस 2 पाई हो गया। यस सर, थीटा माइनस 2। बेटे सुन लो, ये जो काला रंग का एंगल मैंने बनाया हूँ ना, ये जो काला रंग का एंगल, कोई मुझे काला रंग का एंगल का मैग्नीट्यूड बता सकता है क्या, कितना होगा? बस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से थीटा कम, राइट, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से थीटा बस कम है। अरे गॉट इट, हेलो। यस सर। Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटे? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज में हुआ ना बेटे, तो माइनस कौन लगाएगा? तो क्या हो गया ये? थीटा माइनस 2 पाई। तो वैसे बेटे मैं अगर और एक बार घूम के आऊं तो ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा थीटा माइनस 4 पाई। थीटा माइनस 4 पाई। और एक बार घूम के आऊं बनेगा थीटा माइनस 6 पाई। तो मैं देख रहा हूं एक पैटर्न बन रहा है, तो मैं देख रहा हूं एक पैटर्न बनता जा रहा है भाई। अगर थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज में ये सारे एंगल, ये सारे उसके आर्गुमेंट है। क्लॉकवाइज में आर्गुमेंट ये है, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई। तो इसका मतलब थीटा प्लस, मतलब इसका बाकी सारे के सारे आर्गुमेंट, अगर थीटा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसका बाकी सारे के सारे आर्गुमेंट थीटा प्लस सम इवन इंटीजर इनटू पाई, राइट। अभी इवन इंटीजर प्लस हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर, अरे बेटे इवन इंटीजर थोड़ी ना खाली पॉजिटिव होते हैं। इवन इंटीजर -2 भी एक इवन इंटीजर है, 2 भी एक इवन इंटीजर है, राइट। हेलो, आप अगर इवन इंटीजर की जगह 2 डालोगे तो थीटा प्लस 2 पाई होगा। आप अगर इवन इंटीजर की जगह माइनस डालोगे तो थीटा माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो मैं लिख दिया प्लस इवन इंटीजर पाई। वो इवन इंटीजर अगर पॉजिटिव होगा तो बीच में प्लस रहेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे माइनस मिलते जाएंगे। अच्छा, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, थीटा प्लस 2n पाई where n is some integer। अरे गेट इट? यस सर। Yes, sir. बस। तो अब मुझे जो बंदा पूछेगा कि बेटे मैं तेरे को प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया, तू मुझे बाकी के सारे आर्गुमेंट 100 आर्गुमेंट बता। मैं बोलूँगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तू निकाल दे, मैं तेरे को फॉर्मूला बताया था, तू निकाल दे, तो तू कैलकुलेटर लेके निकाले, चल। तो बेटे देखो, इफ थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट देन द अदर आर्गुमेंट्स कैन बी obtained from the general formula, और मैं जनरल क्यों बोल रहा हूँ शायद समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द जनरल फार्मूला थीटा प्लस 2n पाई वेयर n इज इंटीजर। अब जाहिर सी बात है ना, कोई n अरे उस मुझे 100 बेटे मुझे 100 इसका आर्गुमेंट बता, तो बेटे n का जगह 100 इंटीजर डाल दे, तेरा 100 आर्गुमेंट मिल जाएगा। बस मेरे पास समय नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो मतलब एक ही फार्मूला से उसका सारे आर्गुमेंट मिल जा रहे हैं, इन्फानाइट आर्गुमेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको जनरल फार्मूला। जैसे ह्यूमन बीइंग बोलूँगा तो इधर हम जितने भी ग्रुप में मीटिंग में बैठे हैं सबको समझा जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग हम सब क्या बोलते हैं? वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल। हम ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल हैं। उसी तरह ये फार्मूला सारे उसका आर्गुमेंट को समझाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला ऑफ द आर्गुमेंट। Get it? Yes sir. Okay. Yes sir. So take the screenshot. 1 second. Take it. Done. Okay. Done. Let me raise it. Done sir. Done sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो बस Yes sir. Okay. तो बेटे मैं बस अब अभी आपको
आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि खाली आर्गूमेंट, क्योंकि बाकी सारे फालतू आर्गूमेंट है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना सीखना होगा। और पोलर फॉर्म आज समय नहीं होगा, पोलर फॉर्म में कल तो दिवाली है, परसों अगर आप अग्री करोगे तो परसों इवनिंग को मैं करूँगा, लेकिन कल दिवाली Yes, है, आप sir. एंजॉय करो, ठीक है। अगर आप अग्री हो गए तो परसों इवनिंग को 1 आवर कर सकता हूँ, या फिर दिन Yes, में Sunday. ओके लास्ट को डिस्कस करेंगे। जितना अग्री, अरे कितना अग्री हो परसों क्लास में, Yes, sir. इवनिंग में? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं परसों इवनिंग को देखता हूँ, ठीक है। कल सुबह 10 बजे तक मैं लिख दूंगा ग्रुप में टाइमिंग है, तो आप देख लेना टाइमिंग लिख दूँगा, ओके। अब मैं बस आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बड़ा धड़ाधड़ से निकालना सिखा दूंगा, बहुत कम समय 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में सीख जाओगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे कैसे, हैं, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बेटा देखो, पहले हम खुद निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला याद रखेंगे। पहले बस समझ लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला याद रखेंगे, मतलब एक टाइप का याद हो, मेमोराइज करना है फॉर्मूला को, लेकिन पहले कैसे आया समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एक लेते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड एक्स कमा वाई आर ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है बेटे, एक्स जेड हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोथ आर पॉजिटिव, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट? Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं पर होगा, मानो ये एक्स है और मानो ये वाई है, और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, राइट, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एंड आई वांट टू फाइंड इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट। व्हाट डू आई वांट टू फाइंड? इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब बेटे देखो, मैं इसको जोड़ देता हूँ, हाँ, और आप सबको पता है कि यही उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, राइट? हेलो हेलो, यही उसका Yes, sir. principal argument? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर अभी के लिए बस याद रखो, समझो बस। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटे? इसको अल्फा नाम देता हूँ, करेक्ट? अच्छा, Yes, sir. कोई मुझे ये लेंथ बता सकता है? कोई ये लेंथ? सर वाई। वाई वाई। अच्छा, मैंने मॉड ऑफ वाई। वेरी गुड, सुनो, वेरी गुड, इसका लेंथ वाई है, लेकिन मैंने आपको बोला था क्यों ना यूनिवर्सली मॉड लगा दे, क्योंकि भाई अगर नेगेटिव में बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे माइनस वाई इसका लेंथ है। तो क्यों इतना ये कर देते हैं ना, हमें पता है वाई है, लेकिन यूनिवर्सल कर देते हैं मॉड वाई, जबकि वाई सही है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई होप यू गेट इट। यस सर। ओके, अभी ये लेंथ x है, सही है, दिस लेंथ इज x बिकॉज x इज पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स। क्यों ना उसको मॉड x बोल दे, राइट? रेडी? अच्छा, तो बेटे अभी स्कूल का बात याद करो, हाँ, स्कूल का बात कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, स्कूल का बात। और थीटा उसमें एक एक्यूट एंगल है, हाँ, सॉरी थीटा बोल रहा हूँ, अल्फा एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल अल्फा का अगर मैं टैन निकालूं तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट? Yes, sir. मॉड वाई बाई मॉड एक्स। अच्छा, मैंने आपको बोला था मॉड वाई बाई मॉड एक्स जो होता है, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स वही होता है, राइट? यस Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उसका एक्स एंड वाई दोनों दिया जाएगा, मतलब पूरा उसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दिया जाएगा आपको, तो आप आराम से वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट डिवाइड करके मॉड करके टैन ऑफ अल्फा निकाल सकते हो। Yes, sir. अच्छा, टैन अल्फा अगर आ गया तो उससे अल्फा निकाल सकते हो। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आपका टैन अल्फा आया √3, अल्फा क्या होगा कौन बताएगा? 60 डिग्री। 60 degree. 60 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इसका अल्फा 60 डिग्री? अच्छा, मैं रेडियन में बताओ, पहले रेडियन में बताओ बेटे। यस, पाई बाई 3, राइट? Pi by 3. तो आपके हिसाब से अल्फा इज पाई बाई 3। मैं जो सवाल पूछूंगा आप मुझे बोलोगे, आपके हिसाब से अल्फा इज पाई बाई 3। अच्छा, टैन पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3 सही है, लेकिन टैन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 इज ऑल्सो इक्वल टू टैन पाई बाई 3, मतलब ये भी √3 है, राइट? टैन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा ना, टैन 2n पाई प्लस थीटा। यस सर।
तो ये एंगल का tan भी तो √3, तो आप ये एंगल ना बोल के बस π/3 क्यों बोले मुझे बताओ, क्यों बोले? कि सोच के बोले या फिर कोई भी एंगल आप बोल दिया, आपको मर्जी तो आप कोई भी एंगल बोल दो, क्योंकि देयर आर प्रिंसिपल नो 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 बेटे, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हुज tan इज √3। मैंने बोला था ना हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे एंगल है जिनका tan। अरे बेटे देखो इधर तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हो जिसमें अल्फा है, क्या है बेटे? नन्ना मुन्ना एक्यूट एंगल है। अरे देखो नन्ना मुन्ना एक्यूट एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आप जो भी अल्फा बोलोगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच वाला अल्फा बोलोगे। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें इतना सोचना क्या? गेट माई पॉइंट, ओके। तो 1 से आपको अल्फा मिल गया, फाइंड अल्फा बस। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब यही उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, राइट? जो अल्फा निकाले वही उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो मैं बोलूँगा इट्स अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो कि थीटा हम जिसको बोलते हैं दैट इज इक्वल टू अल्फा व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा सुनो, आप बोलोगे सर क्यों इतना माथापच्ची किए, ये डायरेक्ट इसको थीटा लेके ये वाई बाई से क्यों झंझट नहीं खत्म किए? बताऊंगा क्योंकि हम यूनिवर्सल रूल क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? यूनिवर्सल रूल। ऐसे बनाए रूल जैसे कि चारों क्वाड्रेंट में सेम रूल अप्लाई किया जाए, वरना हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। अभी ये क्वाड्रेंट में ये रूल, वो क्वाड्रेंट में वो रूल, वो क्वाड्रेंट नहीं, एक बस रूल। हाँ ओके, बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की तरह बेटे। ये जो आपका जो ये मूवी है ना, वो कौन सा मूवी हो, बॉलीवुड मूवी है ना, जो आमिर खान का याजदा चले जाता है, राइट? याजदा चले जाता है ना, उसका कौन सा मूवी है? याजदा चले जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कोई होता है उसका, गजनी। हाँ गजनी। अरे गजनी में जैसे, हाँ बस गजनी में जैसे हो ना, फर्स्ट फाइंड हिम देन किल हिम देन ब्ला 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 ब्ला, उसी तरह आप एक एल्गोरिथम याद रखो, फर्स्ट फाइंड अल्फा। और कैसे अल्फा फाइंड करोगे? ये फॉर्मूला लगा के फाइंड करोगे। अल्फा फाइंड करने के बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करोगे। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू सेम एज अल्फा। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं बेटे, जल्दी खत्म करते हैं, मेरा और एक शायद क्लास है अभी, और एक क्लास है एक्चुअली, और एक क्लास है अभी। चलो ठीक है, ये कर देते हैं जल्दी। सेकंड क्वाड्रेंट शायद, चलो हाँ घर में बैठा हूँ तो मतलब क्लास ले जा रहा हूँ इतना ज़्यादा घर में बैठा हूँ, लेकिन थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। ओके, सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है बेटा। अरे गाइस, आर यू लिसनिंग और नॉट? Yes, sir. सर हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस सर और लेट माई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ होगा, राइट? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट? ये पॉइंट। Yes, sir. और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? रियल पार्ट, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब यहाँ पर जरूर एक्स एक नेगेटिव नंबर हुआ होगा एंड वाई का पॉजिटिव नंबर हुआ होगा, राइट? Yes, अच्छा, yes, sir. और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो अभी आप जान चुके हो ऑलरेडी, यही है। अब आपको तो पता ही है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही है, राइट? Yes, sir. और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो चलो एक चालाकी करते हैं। हाँ, चालाकी करते हैं बेटे, मेरे साथ हो, गेम खेलने के लिए रेडी? Yes, sir. ओके Sir. सर ओके, यस सर सो गेम बिगिंस। तो बेटा मुझे ये एंगल चाहिए। सर अच्छा, मैं काम करता हूँ, इसको जोड़ता हूँ। अब जोड़ने के बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, और चलो थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं अल्फा बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए, तनिक समय के लिए। मेरे साथ पेशेंटली बैठो, क्यों बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा। अल्फा बोलता रहा। अभी ये साइड का, ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड का लेंथ क्या होगा? आप बोलोगे वाई, क्योंकि वाई भी सही है क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन क्यों ना हम उसको मॉड वाई बोलते हैं, लेंथ को हमेशा मॉड वाई। हाँ, क्यों अभी पता चलेगा। अच्छा, ये लेंथ क्या एक्स हो सकता है क्या? ये लेंथ एक्स नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एक नेगेटिव नंबर है, मतलब बताया था ये लेंथ इज माइनस एक्स, लेकिन ये प्लस माइनस के चक्कर में काहे पड़े। चलो एक्स का मॉड ही निकाल देते हैं, अपने आप उसको पॉजिटिव बना देगा, राइट? एक्स जो भी है नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना देगा, काम खत्म, पॉजिटिव लेंथ मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट का एक्स को, अगर ये पॉइंट इधर अगर -3 है तो अगर मॉड कर देते हैं ऑटोमेटिकली लेंथ 3 हो जाएगा, झंझट खत्म।
तो ये मेरा बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अल्फा का टैन अगर निकालूं, टैन अल्फा, तो क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर बाई बेस मॉड ऑफ वाई बाई मॉड ऑफ एक्स, इजंट इट इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स? Yes. Yes, sir. Yes. तो टैन अल्फा मिल जाएगा मॉड ऑफ वाई बाई एक्स निकाल के। अच्छा, टैन अल्फा से आप अल्फा निकाल सकते हो ना, याद रखो बेटे कि अल्फा एक नन्हा मुन्ना एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला अल्फा। हाँ, तो जो भी बोलोगे कि एक्यूट एंगल बोलोगे अल्फा का वैल्यू, बस। लेकिन हमें अल्फा से मतलब नहीं है, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये चाहिए जिसको मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है, मुझे थीटा चाहिए। 180 डिग्री माइनस अल्फा। एक्सेलेंट, Degree minus alpha. एक्सेलेंट। अभी देखो डिग्री को भूल जाओ बेटे, क्योंकि अगर डिग्री बोलते हो तो मैं इस पर अल्फा डिग्री लिखना चाहिए था। मैं अल्फा बोल रखना मतलब अल्फा रेडियन, तो सब रेडियन रेडियन में बोलो। रेडियन से रेडियन माइनस करोगे, रेडियन में रेडियन ऐड करोगे। बेटे रेडियन में डिग्री ऐड नहीं कर सकते, रेडियन से डिग्री माइनस नहीं कर सकते। जैसे केजी में केजी ऐड कर सकते हो, केजी में ग्राम ऐड नहीं कर सकते। गॉट इट? सेम यूनिट से सेम यूनिट ऐड करोगे। यस सर। ओके, तो बेटे जरा यस यस। अच्छा मुझे बताओ पहले, ये जो थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये पूरा है 1 पाई और ये अल्फा माइनस कर दो, इसका मैग्नीट्यूड इज पाई माइनस अल्फा, राइट? और डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब साइन वही प्लस, राइट? पाई माइनस अल्फा, दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। तो मिल जाएगा ना। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप पहले टैन अल्फा निकालोगे, टैन अल्फा से अल्फा निकालोगे, फिर आपका जो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, पाई से उसको माइनस कर दोगे। गेट माय पॉइंट? व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. बस एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i। बेटे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है क्या बेटे? -1, इमेजिनरी पार्ट है इसका क्या बेटे? √3। रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट √3 है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट पर लोकेट होगा उसका x कोऑर्डिनेट -1 एंड y कोऑर्डिनेट √3 होगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, राइट? Yes. Yes, sir. तो मैं ऐसे लिखूंगा, Yes, z बिलोंग्स टू Q2, z बिलोंग्स टू Q2 लिखूंगा। अच्छा, तो अगर z बिलोंग्स टू Q2, सर ने हमें क्या बोले थे बेटे? गजनी की तरह। अभी 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 देखो, अभी बनाओगे कि ये सब बना के करोगे क्या? नहीं, गजनी की तरह डायरेक्टली। हाँ, गजनी की तरह डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के करोगे, वो नहीं बनाओगे बेटे बार बार। तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो मॉड ऑफ क्या है इसका y बेटा? √3, और क्या है इसका x बेटे? -1। क्या होगा बेटे? √3। अरे क्या होगा? √3 होगा, राइट? √3 होगी नहीं? हाँ, Yes, sir. टैन अल्फा √3 है और अल्फा नन्ना मुन्ना एक्यूट एंगल है, तो अल्फा CD. कितना होगा? 5/3. पाई 5/3. बाई 3। क्लियर? 16. क्लियर? Yes. और बेटा आपको क्या चाहिए अभी? प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा। तो बेटा थीटा कैसे निकालोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा। -5. minus 5/3. गेट इट? 2 पाई बाई 3। Yes, sir. बस Yes, ओके, sir. ठीक है, ऐसा निकालोगे। हाँ, बस मैं थर्ड क्वाड्रेंट बहुत जल्दी जल्दी बेटे बताता हूँ। जब इसको आधा नहीं छोड़ सकते, इसको आधा छोड़ेंगे तो इम्पॉसिबल, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट वाला बेटा सब समझ रहे हो या फिर ऐसे ऐसे यस सर बोल रहे हो? वो से समझ रहे हैं। Yes, sir. ओके ओके, बस हाँ। तो अभी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जिसको थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ, जेड इधर ले रहा हूँ, जेड, और इनको मैं जोड़ देता हूँ। सॉरी, तरीका, चलो ठीक है, गंदा हो गया, चलो एडजस्ट कर लो। अच्छा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो आपको अभी पता है, यही है, राइट? यही है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये एंगल होगा, ये एंगल, ओके। यस सर। Yes. अच्छा, तो मुझे ये एंगल चाहिए। एंगल मतलब देखो बेटे, ये क्लॉकवाइज में आ रहे हो, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में आ रहे हो हमेशा। एंगल मतलब कोई ऐसा बोल देते हो, मतलब आर्ग्यू कर देते हो कि सर ये क्या ये एंगल नहीं हो सकता क्या? मतलब ये एंगल नहीं हो सकता? अबे नहीं, रोटेशन शुरू करोगे तो पॉजिटिव एक्सिस से शुरू करोगे, ठीक है ना? वो इनिशियल साइड होता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, मुझे ये एंगल चाहिए। अच्छा बेटे, एक काम करता हूँ, मैं इसको जोड़ देता हूँ। अच्छा, लेट जेड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसका रियल पार्ट x है, y पार्ट, और उसका बेटे x क्या होगा? पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा?
नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोथ आर नेगेटिव, तभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, राइट? अब इसका ये लेंथ क्या माइनस वाई क्यों लिखोगे भाई, मॉड वाई लिखो ना। आपको पता है कि वाई, इसका लेंथ वाई नहीं हो सकता क्योंकि वाई इज ए नेगेटिव नंबर हियर, तो आंसर होगा माइनस वाई, लेकिन मॉड वाई हम लिखते हैं, राइट, लेंथ को। और इसका लेंथ क्या होगा, मॉड एक्स, और ये सपोज अल्फा है, राइट, ये सपोज अल्फा है, तो टैन अल्फा क्या होगा, वही मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, वही बताया था, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट, परपेंडिकुलर बाई बेस। Yes, sir. अभी मुझे थीटा चाहिए। अब जरा बेटे सोचो, पहले मुझे थीटा का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बेटे ये है, मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब खाली मैग्नीट्यूड बताओ। सर पाई पाई माइनस माइनस अल्फा। अल्फा पाई माइनस अल्फा, बिकॉज ये टोटल पाई है और ये अल्फा कट गया तो ये बचा पाई माइनस माइनस अल्फा। लेकिन रोटेशन तो क्लॉकवाइज में हुआ ना, तो एंगल में एक माइनस तो लगेगा ना, अल्फा माइनस पाई। तो उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई। अरे गेट इट, यस सर। Yes, sir. yes, Yes, sir. so whenever the complex number is in third quadrant, the principal argument is what, alpha minus pi। अभी मैं डब्बा बना दूंगा, डब्बा भी बनाऊंगा, वेट डब्बा बनाऊंगा। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको जेड दे रखा है -1 -√3 है, बेटे मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है, आपको तो पता ही आंसर कर सकते हो। तो इसका x क्या है बेटे -1, y क्या है बेटे इसका -√3, राइट, x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी Yes, पार्ट। तो tan अल्फा क्या होगा बेटे, मॉड ऑफ y बाई x, मतलब मॉड ऑफ -√3 बाई -1, तो इज इक्वल टू √3। तो अल्फा कितना होगा बेटे 60 डिग्री, राइट, पाई बाई 3 यस सर। एक्यूट एंगल, अल्फा में से एक्यूट एंगल निकालो। हाँ ओके तो बेटा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कौन से क्वाड्रेंट में चेक कर लो, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा क्या निकला है, पाई माइनस 3 माइनस पाई, तो करो माइनस -2 पाई बाई 3, देखे बेटे नेगेटिव एंगल Yes. हुआ ना, नेगेटिव एंगल हुआ ना, यस सर यस। बस बस Yes, sir. आपका नेगेटिव एंगल ही चाहिए, ओके, बस फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ देते हैं, फिर डब्बा बना दूंगा, काम देता हूँ। अब तेरी का बस ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट जल्दी से बनाते हैं। जेड इज इन फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ माइनस ही तो इंक्लूड होगा, यस यस सिमिलर टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस यस यस, देखो देखो यस, वेरी गुड वेरी गुड, जेड बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट करते हैं, हाँ ओके। तो इधर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, राइट। अच्छा इसको जोड़ूं तो आपको पता ही है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही होगा, राइट, अभी पढ़े थे, यही हुआ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हाँ ओके Yes. ओके। अच्छा मानो मुझे पहले तो अल्फा निकाले, क्या निकाले पहले, इसको जोड़ देते हैं बेटे, हाँ इसको जोड़ देते हैं। अच्छा ये लेंथ क्या होगा, मॉड वाई, ये लेंथ क्या होगा, मॉड एक्स, राइट। और मानो ये एंगल इज अल्फा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका स्कूल वाला मतलब एक उल्टा के रख दो, उल्टा के स्कूल वाला एक छोटा सा, ये छोटू सा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये मॉड वाई है या मॉड एक्स है और ये अल्फा है। तो टैन अल्फा क्या होगा बेटे, छोटा सा मॉड वाई पे मॉड, गॉट इट, हाँ, तो इधर Yes, अल्फा होगा, टैन Yes, sir. अल्फा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। लेकिन अगर हम ये तो बस मैग्नीट्यूड निकल गया, ये तो बस मैग्नीट्यूड निकल गया, लेकिन एंगल तो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ना, तो एक्चुअली थीटा का मैग्नीट्यूड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मैग्नीट्यूड अल्फा के साथ बराबर है, लेकिन एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसीलिए थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस अल्फा। यू गेट इट, व्हाटएवर, Yes. अरे गेट इट, बस कितनों को समझ में नहीं आया, आ गया, Yes, sir. Yes, बस sir. बस। तो अगर जेड आपको दे रखा है कि 1 -√3i और उसका आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए, बेटा आप सबको दिख रहा होगा इसका x इज 1 एंड y इज -√3, तो बेटा आप देख सकते हो x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट। अगर ये कॉम्प्लेक्स Yes, नंबर sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पहले इसका टैन अल्फा निकालोगे, मॉड ऑफ y बाई एक्स, राइट, मतलब मॉड ऑफ -√3/1, राइट, मतलब √3 इज इक्वल टू अल्फा कितना होगा बेटे,
अरे किसका tan रूट 3 होता है? -π/3 आएगा। हाँ सर पाई बाई 3। बस तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा क्या होगा बेटे? हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब थीटा इसका होगा माइनस अल्फा। गेट इट? बस तो माइनस अल्फा मतलब -π/3 -π/। सर हाँ यस सर फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स अल्फा इज कमिंग सेम। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अरे देखो इसीलिए सेम आया। इससे आप जरा इमेजिन करो, देखो सारे चीज़ टीचर नहीं बताएगा, कुछ कुछ चीज़ें आप पे छोड़ा जाएगा। क्यों यहाँ पर अल्फा सब में सिमिलर है? क्योंकि सबका y/x का मॉड सेम आ गया, इसीलिए y/x का मॉड सबका सेम आ गया। अरे अगर आपका y/x 1/√3 हो, -1/√3 हो, 1/-√3 हो, -1/√3 हो, जो भी हो सबका मॉड इज 1/√3, राइट? तो इसीलिए सबका tan अल्फा वैल्यू सेम आया। अरे गेट इट? टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो बेटा रेस्पॉन्ड करो। यस सर। ओके ओके Yes, sir. बस खत्म हो गया। मैं वो डब्बा बना देता हूँ। होगा टेक इट डन। तेरी का यस सर। सेकंड। ओके आगे चलते हैं। क्या नाच रहा है अपना मर्जी? हाँ टेक इट डन। Yes, sir. ओके जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो वो ऐसा पढ़ो जो नॉइज क्यों क्रिएट करो। हाँ बस डब्बा देख लो बेटा, डब्बा पहले तो लिख दो, जल्दी लिखो, जो लिख रहे हो लिखो, या फिर स्क्रीनशॉट जो लोगे। एल्गोरिथम टू फाइंड थीटा क्या है बेटा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हाँ फर्स्ट डिटरमिन द क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्या करोगे बेटे? डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ जेड। गेट इट? हेलो हाँ बस फिर फाइंड अल्फा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x, where y is the imaginary part of z and x is the real part of z. फिर depending on the quadrant of z, theta is decided using the following table. टेबल बनाते हैं बेटा, जल्दी। बेटा आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट एंट्रेंस के बेसिक चीज़ें मालूम चल गया, तो उसको ध्यान में रखो, ठीक है? हाँ ओके हाँ तो बस तो क्या टेबल बना दिया बेटा? देखो इधर लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इधर लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इधर लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, इधर लिखता हूँ थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है माइनस अल्फा। अरे गेट इट और नॉट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. अब बस जल्दी जो फाइनल चीज़ें बता दो बेटे, जल्दी बता दो। बस एक बाकी रह गया इस वाला आर्गुमेंट का, बस ये बता दो जल्दी बेटे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लेते हैं जिसका जो कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3। अभी एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्सेस पर होते हैं, राइट? इधर रहेगा, राइट? इधर रहेगा z इज इक्वल टू 3, राइट? इधर रहेगा कहीं पर। अच्छा अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना चाहूँ बेटा, ये जोड़ देता हूँ। हाँ ये जोड़ता हूँ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? ये पॉजिटिव एक्सेस के जो एंगल बनाएगा वही उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। सॉरी मतलब और वो आर्गुमेंट को माइनस पाई से पाई के अंदर रहना चाहिए। तो बेटे ये जीरो रेडियन जो एंगल बना रहा है ना, ये खुद ही अपने साथ जीरो रेडियन बना रहा है, राइट? अरे गेट इट और नॉट? Yes, sir. हाँ तो इधर प्रिंसिपल इधर जो जीरो रेडियन आता है ना माइनस पाई से पाई के बीच में, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो रेडियन। तो इसका कोई निकालना नहीं है, फॉर्मूला लगा के, ठीक है? ओके दूसरा कर देते हैं z इज इक्वल टू -3, बस इधर है -3। हाँ z इक्वल टू -3।
अब बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला जाए, बेटा देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये भी एक एंगल बना रहा है, ये भी एक एंगल बना रहा है, लेकिन जरा बेटे देखो ये एंगल को अगर लेते हैं तो ये एंगल आता है सर -π, माइनस पाई विल बी द ये एंगल आता है -π, लेकिन हम बोले ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन -π लेस देन और इक्वल टू पाई, ये पाई हो सकता है -π नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा बेटे पाई, यू गेट इट, हेलो Yes, sir. यस सर Yes, sir. बस हो गया बस जल्दी बता दो। z इज इक्वल टू 2i है, एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2i इधर है, बट ये नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्सिस से ये एंगल बना रहा है बेटा π/2 राइट, π/2 0 -π से π के बीच में आता है, तो इसका थीटा इज इक्वल टू π/2। हाँ अच्छा, अगर मैं z इज इक्वल टू -2π लूँ इधर, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है और ये होता है -π/2, और -π/2 आता है ना -π से π के बीच में, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये, ठीक है। तो Yes, sir. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू